मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय वाराणसी में है। लैपटॉप एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम है जहां से वो संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए जानते हैं। प्रशिक्षण के ये अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है और मैं देखता हूं काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर वैदिक स्त्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान उनकी बनती है, पूरा वातावरण का आध्यात्मिक बना देते हैं, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हमारा बनता है। और साथ साथ वो सेवा का कार्यक्रम हो, कितनी हिष्ट पुष्ट गाय है, अच्छी मजबूत गाय है। अभी गौ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के ही प्रतीक हैं। गाय को तो हमारी संस्कृति ने गाओ विश्वस्त मातृ के रूप में उसकी पूजा की है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आपने देखा होगा, एक और गौ माता की पूजा और दूसरी तरफ हमारे बाबा विश्वनाथ जी को नंदी के बगैर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि नंदी भारत जैसे कृषि प्रधान देश की कितना ही उपयोगी है। आप देखो ना हमारी ऋषि परंपरा की सोच, गाय को भी लेके चलना है लेकिन साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि खेती हमारी तभी उपयोगी होगी। आज इस विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई है। दुनिया के 300 से अधिक वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम और रखा गया, उसके बाद उसी कार्यक्रम में हम लोगों को पहुंचना और यहां पे छात्रों को आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो कार्य इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र, उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ा सकें। हमें याद रखना, संस्कृत में वेद और व्याकरण ये दोनों दुनिया को भारत की एक विशिष्ट देन है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ये भारत ने खोला था, भारत में स्थापित हुआ था।
ये वही विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय ने पाणिनि जैसे व्याकरण के आद्य रचयिता को भी उसी विश्वविद्यालय की देन रही है, भगवान पाणिनि। और व्याकरण के उन सूत्रों में केवल व्याकरण तक ही शब्दों के बारे में शब्दकोश ही तैयार नहीं किए, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय की परंपरा के बारे में, उस समय के भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन पाणिनि के व्याकरण में हम सबको देखने को प्राप्त होता है। वेद, ऋग्वेद तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भारत की देन है। अभी कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि ने व्यावहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था, दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का। ये भी संस्कृत नहीं है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है तो संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है।